हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है द 15th सेंचुरी, जिसमें हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर के बाद में जो 15th सेंचुरी का लिटरेचर है उसके बारे में। चौसर की डेथ हुई थी 1400 में, 1400 में। उसके बाद का जो पीरियड है यानी 1400 से लेकर 1485 तक का, या लगभग हम पूरी एक सेंचुरी मान सकते हैं 100 साल का, उसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है एज ऑफ प्रिपरेशन। इस एज को एज ऑफ प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, इसे हम बैरन एज के नाम से भी पुकारते हैं और इसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कारण है कि इस एज को बैरन एज कहा जाता है और क्या इस एज में लिखा गया था, क्या नहीं लिखा गया था, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताऊंगा। ये जो एज है इसे बैरन एज कहा जाता है। बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी अनप्रोडक्टिव, जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होता है, उस जमीन को हम कहते हैं बंजर। तो इस एज को बैरन एज क्यों कहा जाता है, अनप्रोडक्टिव क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? और क्या इस एज में कोई लिटरेचर नहीं लिखा गया था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस एज में लिटरेचर लिखा गया था। किस तरह का लिटरेचर लिखा गया था और क्या कारण थे जिसके कारण इस एज को बैरन एज कहा जाता है, इन सब चीजों के बारे में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुने और एक बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। So, all right, now students, we will start the discussion regarding the first topic, that is the causes of barrenness. इस एज में जैसा मैंने आपको बताया कि लिटरेचर जो है उसका आउटपुट बहुत ही कम था, बहुत कम लिटरेचर लिखा गया है। तो इसके क्या क्या कॉजेज रहे, क्या क्या कारण थे इस चीज के कि इस एज में इतना कम लिटरेचर लिखा गया? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो इस एज के बैरनेस का कोज है दैट इज द सोशल डिसऑर्डर। और सोशल डिसऑर्डर में हम बात कर सकते हैं वॉर ऑफ रोजेस की, 100 ईयर वॉर की और सुप्रीमेसी ऑफ चर्च की। दूसरा जो कारण है दैट इज आइसोलेशन, देन लैक ऑफ जीनियस, लैक ऑफ क्रिटिसिज्म एंड चेंजेस इन ग्रामर एंड लैंग्वेज। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है समझने वाली बात कि इस समय पे दो युद्ध जो है वो इंग्लैंड में चल रहे थे। पहला जो युद्ध था वो 100 इयर्स वॉर, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। 100 इयर्स वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था। और दूसरा जो युद्ध है वो है वॉर ऑफ रोजेज, जो कि 1455 से लेकर 1485 तक 30 साल तक चला था। इस युद्ध के बारे में मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हिस्ट्री में शुरू से लेकर के अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं आप देख पा रहे हैं कि जैसा क्रोनोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रॉयल्टी है, जो किंग है, उसके शासन का बहुत ज्यादा प्रभाव लिटरेचर पे पड़ता है और इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वॉर ऑफ रोजेज जो है ये 30 साल तक चला था और ये एक सिविल वॉर था। सिविल वॉर जिसे हम गृह युद्ध हिंदी में कहते हैं, सिविल वॉर ये एक था। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1455 से है, लेकिन इसकी जो रूट है वो काफी पहले से है, यानी बहुत पुराने समय से। और इसके जो जर्म्स हैं वो शुरू हो गए थे, इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। एडवर्ड थर्ड जो कि किंग था, उसकी डेथ हुई थी 1377 में। एडवर्ड थर्ड की, ध्यान से सुनिए, एडवर्ड थर्ड की डेथ हुई थी 1377 में। और एडवर्ड थर्ड जो है व्हेन ही डाइड ही हैड 4 सन्स। उस समय उसके 4 बेटे थे। पहला था एडवर्ड, जिसे द ब्लैक प्रिंस भी कहा जाता है। दूसरा जॉन ऑफ गॉन्ट, जिनके बारे में हमने बात की थी कि वो पैटर्न थे जियोफ्री चौसर के। और तीसरा था एडमंड ऑफ यॉर्क और चौथा था ग्लोसेस्टर। तो जब डेथ हुई एडवर्ड थर्ड की उस टाइम पे, और ब्लैक प्रिंस जो है उसकी डेथ काफी पहले छोटी उम्र में हो गई थी, तो बाकी जो तीनों बेटे थे उनके मन में ये था कि उनमें से कोई एक राजा बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि वो सबसे बड़ा था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, तो
तो उसके बेटे रिचर्ड सेकंड को और राजा बना दिया जाता है। ध्यान से सुनना आप, रिचर्ड सेकंड को राजा बना दिया जाता है। तो जो बाकी तीनों बेटे थे उनके अंदर एक तरह का और इस चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा विद्रोह था इस बात के लिए, और उनके मन में बहुत इस बात पे क्रोध था कि उन्हें क्यों नहीं राजा बनाया गया। अब यहां से जॉन ऑफ गॉन्ट जो है वो लैंकेस्ट्रियन था, जैसे हमने जो चौसर में भी बात की थी, और एडमंड ऑफ यॉर्क जो है वो यॉर्क के थे। तो ये लैंकेस्टर और यॉर्क जो है ये दो ग्रुप बन गए, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में और एक तरह से सिविल वॉर जो है उसकी शुरुआत हुई। जॉन ऑफ गॉन्ट जो है यानी लैंकेस्ट्रियंस जो हैं उनका जो सिंबल था वो रेड रोज था, और जो यॉर्क्स थे उनका सिंबल था व्हाइट रोज, और यही कारण है कि इस युद्ध को, इस सिविल वॉर को द वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। नाउ जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा था हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ लगातार रिचर्ड सेकंड पे अटैक कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसे रिचर्ड सेकंड की जगह राजा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली रिचर्ड सेकंड को डिपोज कर दिया गया, और 1399 में यानी 1399 में हेनरी फोर्थ जो है वो राजा बना। हेनरी फोर्थ जो है, हेनरी फोर्थ के बाद हेनरी फिफ्थ जो है वो राजा बना, और कुछ समय तक स्मूथली सब कुछ चलता रहा। हेनरी फिफ्थ जो है वो एक कॉम्बैट में, एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद हेनरी सिक्स्थ राजा बने। हेनरी सिक्स्थ एक वीक किंग थे, यानी ही वाज इनएप्ट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज एज अ किंग। उनकी शादी जो है वो हुई थी मार्गरेट ऑफ एंजू से, जो कि फ्रांस की थी। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी। और जब हेनरी सिक्स्थ राजा थे उस समय पे ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है वो उनके एडवाइजर जनरल थे। ड्यूक ऑफ यॉर्क, ध्यान से सुनना आप, ड्यूक ऑफ यॉर्क जो कि रिचर्ड थे वो उनके एडवाइजर जनरल थे। ड्यूक ऑफ यॉर्क उस समय पे पावर में थे, कुछ उनके पास शक्तियां थी। कुछ समय के लिए मार्गरेट ऑफ एंजू जो हैं उन्होंने उनको एग्जाइल भी कर दिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पावर एंड इनएप्टनेस ऑफ हेनरी सिक्स्थ ही केम बैक, वो वापस आ गए, और इस बार उन्हें और भी बड़ा पद दिया गया, लॉर्ड प्रोटेक्टर का। तो ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है, रिचर्ड जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए, और उनकी शक्तियां बढ़ने के साथ उनकी एम्बिशन भी बढ़ती चली गई कि मुझे अब जो है वो राजा बनना चाहिए। तो नाउ ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है उनके दो बेटे और एक बेटी थी। वो जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं वो राजा बनना चाहते थे, और एक कॉम्बैट में उन्हें मरवा दिया जाता है मार्गरेट के द्वारा। एक कॉम्बैट में, एक लड़ाई में उनको मरवा दिया जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जो क्योंकि हेनरी सिक्स्थ जो है वो इतना एफिशिएंट राजा नहीं था, तो वो वहां से और उसे मार्गरेट ऑफ एंजू को वहां से भागना पड़ता है, वो फ्रांस चली जाती है, और हेनरी सिक्स्थ जो है वो भी, उन्हें भी और कैद कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो रिचर्ड है, ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है, उसके दो बेटे थे, उनमें एडवर्ड फोर्थ जो है वो बहुत ही इजीली किंग बन जाता है, और एडवर्ड ऑफ यॉर्क जो है वो भी, शादी उनकी होने वाली थी फ्रांस की एक लेडी से, लेकिन वो शादी करते हैं एक विडो से, और उस विडो से शादी करने के कारण जो उनके बैरन थे वो उनसे नाराज भी हो जाते हैं, और एडवर्ड फोर्थ की मृत्यु 1483 में हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा बेटा था ड्यूक ऑफ यॉर्क का, रिचर्ड थर्ड, यानी एडवर्ड फोर्थ का भाई जो है रिचर्ड थर्ड, वो राजा बनता है। राजा एक्चुअली उन्हें नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन्हें रिजेंट अपॉइंट किया जाता है। रिचर्ड थर्ड जब राजा बनते हैं तो वो ये तर्क देते हैं कि एडवर्ड के जो दोनों बेटे थे वो इलेजिटिमेट थे, क्योंकि वो एक विडो से शादी के बाद पैदा हुए थे। तो रिचर्ड थर्ड जो है उन्हें रिजेंट बना दिया जाता है। लेकिन इसी समय पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। 1485 में हेनरी ट्यूडर जो है वो फ्रांस से आता है, और आकर के वह डिफीट कर देता है इंग्लैंड की आर्मी को, और हेनरी फोर्थ जो है, हेनरी ट्यूडर जो है वो और राजा बन जाता है। और साथ ही वह एक काम करता है जिससे वॉर ऑफ रोजेस खत्म हो जाता है, और वो काम ये है कि वह एडवर्ड जो कि एडवर्ड फोर्थ जो था उसकी जो बेटी है उससे वो शादी कर लेता है। इस तरह से लंकास्टर ग्रुप और यॉर्क ग्रुप जो है उन दोनों में और एक तरह से समझौता हो जाता है, और वॉर ऑफ रोजेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद
जो अदर कॉजेज हैं उनमें सुप्रीमेसी ऑफ चर्च है, यानी चर्च उस समय पर बहुत पावरफुल थी। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो इंग्लैंड इस समय पे बाकी दुनिया से, फ्रांस से, स्पेन से, क्योंकि फ्रांस से उसका जो संबंध था वो युद्ध के कारण खत्म हो चुका था और बाकी देशों से भी वो लगभग अलग हो गया था, तो इस वजह से और वो बिल्कुल अलग थलग था। तीसरा नेक्स्ट जो रीजन है वो लैक ऑफ जीनियस है। इन दिस एज देयर वाज अ लैक ऑफ जीनियस एज वेल। द पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ द कैलिबर ऑफ जोफ्री चौसर वर नॉट born in this period. Next is lack of criticism. Without criticism, true poetry or true literature cannot be produced. और इस एज में क्रिटिसिज्म का बहुत ही अभाव था। नेक्स्ट इज चेंजेस इन ग्रामर एंड लैंग्वेज। चौसर ने जो लैंग्वेज यूज की थी उसको और जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने गलत तरीके से समझा और उन्होंने उस ग्रामर को अलग तरीके से यूज किया। तो जो एक कॉपी फॉर द सेक ऑफ कॉपी यानी इमिटेशन, एक नकल की लैंग्वेज जो है वो पैदा हो गई और वो नकल की लैंग्वेज कभी भी और बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, ये हम जानते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ बैरनेस इन दिस एज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लिटरेचर ऑफ द एज। अब हम बात करते हैं इस एज के लिटरेचर के बारे में। पहली बात, इस एज में जो पोएट्री लिखी गई है वो हो सकता है कि हम माने कि थोड़ी डेफिशिएंट है, लेकिन साथ ही साथ इस एज में बहुत बैलेड्स भी लिखे गए हैं और मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ड्रामा पे चर्चा करेंगे। ड्रामा का वीडियो जब हम देखेंगे तो उसमें मैं आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वो इस एज में काफी अच्छे लिखे गए थे। और एक्लोग्स जो हैं, यानी एक्लोग जो पास्टोरल डायलॉग फॉर्म में पोएट्री होती है वो इस एज में लिखी गई थी। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस एज की पोएट्री को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है चौसेरियन पोएट्री और दूसरी पोएट्री है फोक पोएट्री। फोक का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा गाई जाती है, फोक पोएट्री उसे कहते हैं। पहला जो पार्ट है चौसेरियन पोएट्री को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इंग्लिश चौसेरियन एंड द स्कॉटिश चौसेरियन, यानी जो इंग्लैंड के पोएट थे वो और जो स्कॉटलैंड के पोएट थे वो। इंग्लिश चौसेरियन में पोएट्स हैं टॉमस ऑक्लिव, जॉन लेगेट, स्टीफन हाउस, अलेक्जेंडर बार्कले, जॉन स्केलेटन। एंड स्कॉटिश चौसेरियन है किंग जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हैरिसन, विलियम डनबार एंड गॉविन डगलस। किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो जेम्स फर्स्ट के नाम से, और उन्हें हम जानते हैं वो स्कॉटलैंड के थे और उन्हें कैद में रखा गया था इंग्लैंड में 1406 से लेकर 1424 तक उन्हें कैद में रखा गया था। और कहते हैं कि इसी समय पे उन्होंने अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक है किंग स्क्वायर, जिसका मतलब होता है किंग्स बुक, वो उन्होंने लिखी थी। और इसी दौरान उन्हें प्रेम हो गया था लेडी जेन ब्यूफोर्ड से जब वो कैद में थे। और इन्होंने जो पोएम लिखी है ये राइम रॉयल में लिखी है। रॉबर्ट हैरिसन, he was also a follower of Chaucer। उनकी जो सबसे लंबी पोएम है that is Moral Fabilis of Aesop। ईसप जो है वो एक रोमन नैरेटर थे स्टोरीज के। ईसप की कहानियां जो हैं वो हम सब ने पढ़ी हैं। तो ईसप जो है उनके बारे में उन्होंने लिखा है मॉरल फैबिलिस ऑफ ईसप। टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, ये हमने जब चौसर को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चौसर की बुक को कंटिन्यू किया था रॉबर्ट हैरिसन ने और उन्होंने लिखी थी टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, जो कि चौसर की ट्रोइलस एंड क्रेसिड का आगे का पार्ट है। दूसरी उनकी जो पोएम है दैट इज रोबिन एंड मैकिन। विलियम डनबार 1460 to 1530, he is generally considered the chief Scottish poet। उन्हें चीफ स्कॉटिश पोएट माना जाता है। 90 से ज्यादा पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। गोल्डन टार्च उनकी सबसे महत्वपूर्ण पोएम है जो कि एक एल्गोरिकल पोएम है। थिसल एंड द रोज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इट वाज रिटन टू कमेमोरेट द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड टू द डॉटर ऑफ हेनरी सेवंथ ऑफ इंग्लैंड। जेम्स फोर्थ जो है उनकी जो शादी है वो इंग्लैंड के राजा की बेटी से हुई थी और इसी की स्मृति में ये पोएम लिखी गई थी, इसी को कमेमोरेट करने के लिए। नेक्स्ट इनकी पोएम है डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस और द लेमेंट फॉर द मैकेरिस। डनबार इज कॉल्ड स्कॉटिश चौसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। डनबार को स्कॉटिश चौसर कहा जाता है। लिगस ने इनके बारे में कहा है कि डेजल्स द आईज एंड रेविशेस द ईयर्स। उनके कुछ सटायर्स भी हैं जिनमें द डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस और द टू मैरिड वीमेन एंड द विडो। नाउ गॉविन डगलस
1474 to 1522 he was from a good family and later on he became a priest। बाद में वो एक पुजारी बन गए थे। पैलेस ऑफ ऑनर उन्होंने लिखा है जो चौसर की हाउस ऑफ फेम से प्रभावित है। किंग हार्ट एक एलेगोरिकल पोएम है जिसमें उन्होंने हार्ट जो कि हृदय जिसे हम कहते हैं हार्ट को राजा बताया है और बाकी की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में ये एक एलेगोरिकल पोएम है। एनीड उन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल ने जो एनीड लिखा है उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है और इन्होंने हेरोइक कपलेट का यूज किया है। नाउ जॉन लिगेट 1370 to 1451 he is the most voluminous poet of 14th century। अगर आपको पूछा जाए कि 14th century के सबसे वॉल्यूमिनस पोएट कौन है, वॉल्यूमिनस का मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है या जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है, लगभग 1,40,000 लाइन्स आर टू हिज क्रेडिट। 1,40,000 लाइनें उन्होंने लिखी हैं। The Falls of Princess, The Temple of Glass, The Story of Thebes, London Lick Penny, ये उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। टॉमस ऑक्लीव या जिन्हें हॉक्लीव भी कहा जाता है 1368 to 1450 इनका टाइम पीरियड था। द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और लेटर ऑफ क्यूपिड उन्होंने लिखा है जो कि एक एलेगोरिकल पोएम है। स्टीफन हाउज 1475 to 1530 द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर इनकी बुक है। द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू और द फेरी क्वीन ये इन्होंने लिखा है। फेरी क्वीन का नाम आपने सुना होगा, एडमंड स्पेंसर ने भी फेरी क्वीन लिखा है, तो नो डाउट एडमंड स्पेंसर माइट हैव रेड स्टीफन हाउस। अलेक्जेंडर बार्कले 1474 to 1552 उन्होंने जो लिखा है शिप ऑफ फूल्स, ये एक ट्रांसलेशन है एक जर्मन पोइट का और ये पहले राइटर थे जिन्होंने जर्मन से इंस्पिरेशन ली और जर्मनी के पोइट को इन्होंने ट्रांसलेट किया। He was the first to write eclogues। दूसरी बात बार्कले के बारे में इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने eclogues लिखे हैं। eclogues का मतलब है pastoral poems in which shepherds are introduced। जॉन स्केलेटन 1460 to 1529 the first poet laureate of English। बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में है, इनको फर्स्ट पोइट लॉरिएट कहा जाता है। पोइट लॉरिएट जो है जिसे हम हिंदी में राज कवि या दरबारी कवि कह सकते हैं, वो इन्हें पहला इंग्लिश पोइट लॉरिएट बनाया गया था। द बुक ऑफ पॉलिन क्लाउड इनकी किताब का नाम है। व्हाई कम यू नॉट टू कोर्ट ये दूसरी किताब है। द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो ये इन्होंने लिखा है और ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ अ स्पैरो। ही सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ जॉर्ज पुटनहैम वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने पुटनहैम ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया है जो कि एक क्रिटिक थे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट इस एज में लिखी गई थी वो बैलेड पोएट्री है। बैलेड के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि बैलेड जो है वो एक लॉन्ग पोएम जिसमें फ्रेंच वर्ड है बैलेड जिससे बना है। द 15th century is a great age of ballads। First of these remarkable ballads is the ballad of the nut brown maid। एक इसका इंपॉर्टेंट बैलेड है, दूसरा है चेवी चेज। नाउ द प्रोज राइटर्स ऑफ द एज, इस एज में जो प्रोज राइटर्स हैं वो पोइट्री से और ज्यादा प्रोमिसिंग हैं, उन्होंने ज्यादा बेहतर लिखा है। प्रोज का जो मेन एम था वो था इंस्ट्रक्शन एंड एंटरटेनमेंट। पहले प्रोज राइटर हैं द रेगिनाल्ड पीकॉक। रेगिनाल्ड पीकॉक ने 1390 से लेकर 1461 तक इनका लाइफ पीरियड रहा है। उन्होंने रिलीजियस राइटिंग्स लिखी हैं, धार्मिक प्रोज लिखा है। एंगेजिंग एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा है। द रिप्रेशन ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, पास्टन लेटर्स उन्होंने लिखे हैं और ये पास्टन फैमिली के लेटर्स पे बेस्ड हैं जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। द बुक ऑफ फेथ इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट राइटर है सर जॉन फोर्टेस्क जिन्होंने पॉलिटिकल ट्रीटीज लिखी है ऑन द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की। विलियम कैक्सटन जिनके नाम से हम परिचित हैं जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी, इनका लाइफ टाइम है 1422 to 1491। इन्होंने द डिक्टम्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसोफर्स नाम से और एक बुक लिखी है। जॉन वाइक्लिफ 1320 to 1384। वाइक्लिफ के बारे में हम और भी थोड़ी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वाइक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया है बाइबल का और वाइक्लिफ के जो वर्क्स हैं वो पब्लिश बहुत बाद में हुए थे, 15th सेंचुरी के बाद उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे। सर थॉमस मोर की जो पोएम बुक है यूटोपिया नाम से, यूटोपिया का मतलब है इमेजिनरी स्टेट, ये काल्पनिक राज्य का उन्होंने वर्णन किया है। द फुल टाइटल ऑफ यूटोपिया, आपको ध्यान होना चाहिए कि यूटोपिया का फुल टाइटल क्या है। द डिस्कोर्सेस ऑफ राफेल हैथलोडी ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ कॉमनवेल्थ। It is called the first monument of modern socialism।
प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसका ट्रांसलेशन किया गया था 1551 में, और एक राइटर बहुत ही महत्वपूर्ण रोजर एस्टैम का नाम भी हमें लेना चाहिए, जिन्होंने टॉक्स ऑफ फिलस और स्कूल ऑफ शूटिंग नाम से एक बुक लिखी है 1545 में। इरेस्मस का जो क्रिश्चियन प्राइमर है वो भी लगभग इसी समय में पब्लिश हुआ था। सर टॉमस मैलरी मॉर्ट डी आर्थर, सर टॉमस मैलरी ने मॉर्ट डी आर्थर लिखा है। इसमें किंग आर्थर के जो है कारनामे उनके बारे में इसमें बताया गया है। 1470 में उन्होंने लिखा था और इसका बहुत ही हाई प्लेस है लिटरेरी हिस्ट्री में। Legends about King Arthur and his knights, looking back with sentimental regret, इसमें किंग आर्थर और उनके नाइट्स के जो लीजेंड है उनके बारे में बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात कि ये इंस्पिरेशन बने हैं बहुत सारे आधुनिक जो मॉडर्न पोइट्स हैं उनके लिए। मैथ्यू आर्नल्ड हैं, स्विनबर्न हैं, विलियम मॉरिस हैं और टेनिसन हैं, ये सभी सर टॉमस मैलोरी से प्रभावित हैं। हालांकि इनकी जो बुक है इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस गलत हैं और ग्रामर की भी काफी सारी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट इस एज में कैसे हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो जो शुरुआती हिस्सा है 1066 टू 1412 वो डिक्लाइन का पीरियड है, यानी इस समय पे जो इंग्लिश है वो उसका पतन हुआ था। एरिस्टोक्रेसी, इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी जो है उसकी जगह नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी आ गई थी, और चर्च जो है और जो हाई क्लास सोसाइटी है उनकी लैंग्वेज फ्रेंच और लैटिन थी, तो इंग्लिश जो है उसका प्रभाव कम हो गया था और लोअर क्लासेस की लैंग्वेज बन के रह गई थी इंग्लिश। फिर 1204 से लेकर 1348 तक इंग्लिश जो है उसका एसेंट हुआ, यानी इंग्लिश थोड़ी आगे बढ़ी। किंग जॉन जो एक राजा थे, जो बहुत ही रथलेस किंग थे, बहुत ही क्रूअल किंग थे, उनको जॉन लैकलैंड के निक नेम से जाना जाता है। उन्हें जॉन लैकलैंड इसलिए कहा जाता है, पहली बात उन्होंने फ्रांस में जो प्रोविंसेस उनके अधिकार में थे उनको खो दिया था, और दूसरी बात कि उनके पास काफी कम प्रोविंसेस और क्षेत्र जो है वो उनके अधिकार में था, तो उन्हें जॉन लैकलैंड के नाम से लोग पुकारने लगे। उनके टाइम पे जो फ्रेंच है, क्योंकि फ्रांस का जो शासन था वो उन्होंने खो दिया था, तो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लग गया। 13th एंड 14th सेंचुरीज में फ्रेंच का इंपॉर्टेंस और ज्यादा कम हो गया, और फिर 1348 से लेकर 1509 तक इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। इनमें इंटरेस्टिंगली इसमें जो रोल रहा है वो ब्लैक डेथ का और 100 ईयर वॉर का भी रहा है। अब आपको लगेगा कि ब्लैक डेथ का रोल इसमें कैसे हो सकता है? यस, ब्लैक डेथ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ब्लैक डेथ के कारण इंग्लैंड की जो 1/3 पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई थी, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, और लेबर की शॉर्टेज होने के कारण जो लैंग्वेज ऑफ द लेबर्स है वो भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि लेबर का इंपॉर्टेंस बढ़ा तो लेबर की जो लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ा। 100 ईयर वॉर में जब अल्टीमेटली इंग्लैंड ने अपने सारे अधिकार फ्रांस पे खो दिए थे, तो इंग्लैंड में जो फ्रांस की भाषा थी उसका प्रभाव भी कम हो गया, और इस तरह से ब्लैक डेथ और 100 ईयर वॉर के कारण इंग्लैंड में इंग्लिश का प्रभाव जो है वो बढ़ा और फ्रेंच का प्रभाव जो है वो कम हो गया। अब एक बात आप लोग सोच सकते हैं कि इतना सारा लिटरेचर जो है उसकी हमने बात की है, लेकिन इनमें विमेन राइटर्स की हमने बात नहीं की। विमेन राइटर्स भी इस एज में हुए हैं, और वो कौन से राइटर्स हैं उनकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश जो है वो मैरी डी फ्रांस ने द लेट 20th सेंचुरी में उन्होंने लाइस नाम से बुक लिखी थी। इसका जिक्र हमें जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसमें मिलता है। और रोस्ट भी था, दूसरी पोएटेस हैं, ये फर्स्ट वुमेन राइटर हैं यूरोप की। और क्रिस्टीन डे पिसां, ये फ्रांस की लेडी थी और पोएटेस थी। She was the first woman to be a full-time professional writer। उस समय पे एक प्रोफेशनल राइटर बनना और एक महिला के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो पहली फर्स्ट फुल टाइम प्रोफेशनल राइटर थी क्रिस्टीन डे पिसां, और उन्होंने मेंस राइटिंग को क्वेश्चन भी किया है, यानी अथॉरिटी ऑफ मेंस राइटिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है। नेक्स्ट है मार्जरी कैम्प। मार्जरी कैम्प जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिगर थी, तो उन्होंने 2 राइटर्स जो हैं उनसे अपनी वर्क को और लिखवाया है। तो ये विमेन राइटर्स की बात हमने की। सो डियर स्टूडेंट्स, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारी जो है
उनके बारे में बात करते रहेंगे।